नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति चुनाव की और उभरते संकेतों की। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होगा और 21 जुलाई को नतीजे सामने आएंगे। राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बीच मुकाबला है। कांग्रेस, टीएमसी समेत कई विपक्षी दलों ने संयुक्त विपक्ष के नाम पर यशवंत सिन्हा का समर्थन किया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि संयुक्त विपक्ष में टीआरएस, बीजेडी, श्रोमणी अकाली दल सहित कई दल ऐसे हैं जिन्होंने समर्थन नहीं दिया है और बीजेपी के उम्मीदवार का समर्थन किया है। मतदान को लेकर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, इसलिए राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान से पहले क्या तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, मुद्दा आपका में आज इसे समझने की कोशिश करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी जी हमारे साथ हैं। केटीएस तुलसी जी, आपका संसद टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद लोकसभा के डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल जी से। राजेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। और बात करेंगे राज्यसभा के पूर्व महासचिव देश दीपक वर्मा जी से। देश दीपक वर्मा जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। और शुरुआत राजेंद्र अग्रवाल जी मैं आपसे ही करूंगा। जिस तरह से एनडीए ने अपना उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया है और जिस तरह की बढ़त मिलती हुई दिख रही है, कितनी संभावना आप देख रहे हैं, कितनी बढ़त के साथ? नहीं, इसमें तो कोई मुझे संदेह नहीं लगता है बिल्कुल भी कि द्रौपदी मुर्मू जी देश की अगली राष्ट्रपति हैं जी। और मुझे ये भी लगता है कि 2/3 बहुमत के आसपास उनको मिलना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से विभिन्न दलों ने समर्थन दिया है, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के जो सहयोगी दल नहीं भी रहे वो भी साथ आए हैं। झारखंड के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा साथ आया है, बीजेडी मित्र भाव से पहले भी रहा है, इस बार भी वो पूरा समर्थन दे रहे हैं और वाईएसआर जो है वो समर्थन दे रहे हैं। शिवसेना भी देखा जाए तो लगभग पूरी समर्थन दे रही है जी। और जो उद्धव ठाकरे जी का जो ग्रुप है उसने भी समर्थन दिया है। तो इस प्रकार से जो अकाली दल है, पुराना सहयोगी है, उसने भी समर्थन दिया है। तो मुझे लगता है कि मुर्मू जी का जो प्रत्याशिता है उनकी, उसके कारण से लोग प्रभावित भी हुए हैं जी। और उनको लगता है कि पहली बार देश के अंदर कोई जनजातीय क्षेत्र से और महिला खास तौर से वो राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। यानी कि महिला पहले प्रतिभागी भी रही हैं जी, परंतु जनजातीय क्षेत्र से जा रही हैं, तो सबको लगता है कि उनको राष्ट्रपति होना चाहिए। इसलिए सभी दलों ने, माने जिनका मैंने नाम लिया, समर्थन दिया। इसलिए मुझे कोई इसमें संदेह नहीं है कि मुर्मू जी अगली राष्ट्रपति हैं और 2/3 बहुमत के आसपास उनको मिलना चाहिए जी। केटीएस तुलसी साहब, जो तस्वीर उभर के सामने आ रही है, हालांकि चुनाव है और चुनाव में अंतिम समय तक जब तक परिणाम सामने नहीं आ जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक तस्वीर जो उभर के सामने आती है, जो समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं, उसमें साफ तौर पे बढ़त जो है वो एनडीए उम्मीदवार को है, बीजेपी के उम्मीदवार को है। द्रौपदी मुर्मू जी बढ़त हर राज्य से उनको मिलती हुई दिख रही है। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि विपक्ष ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, कई विपक्षी दलों का यशवंत सिन्हा जी को समर्थन प्राप्त है, लेकिन कई विपक्षी दलों ने उनसे दूरी बना ली और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया, उसके उम्मीदवार का समर्थन किया है। आप कैसे देखते हैं इस तस्वीर को? मैं ये समझता हूँ कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सर्वसम्मति होनी चाहिए थी जी, और वो हो सकती थी अगर कैंडिडेट को चूज़ करने से पहले ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लिया जाता। अगर आप ऑपोजिशन से बात ही नहीं करेंगे तो अपना कैंडिडेट खड़ा किया। अब इलेक्शन में क्या होता है क्या नहीं होता, मेरे विचार में आप ठीक कह रहे हैं कि इसका जब तक इलेक्शन का रिज़ल्ट नहीं आ जाए तब तक नहीं कहा जा सकता। वेस्ट बंगाल में बड़ी हैरानगी हुई सबको, मगर जो अंडर करंट्स हैं वो बहुत बार पता नहीं चलती जी, और वोटर बहुत इंटेलिजेंट है जी। बिल्कुल, सर्वसम्मति का एक बहुत बड़ा मुद्दा और लगातार कोशिश की भी गई थी इस मुद्दे पर। राजेंद्र अग्रवाल जी, मैं आपसे इस पहलू को समझने की भी कोशिश करूंगा। देश दीपक वर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सर्वसम्मति की बात होती है, क्योंकि इतना गर्मामय पद है हमारा राष्ट्रपति का, हमारे देश का,
प्रतीक हैं संविधान के, वो हमारे आप कैसे देखते हैं? सर्वसम्मति की बात तो राजनीतिक दलों के स्तर पे होती है, लेकिन अंत में आमतौर पर चुनावी होता है। आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? देखिए, जैसा कि तुलसी जी ने कहा कि अगर सर्वसम्मति से ये चुनाव होता तो ये बहुत अच्छी बात होती और देश के लिए एक अच्छी परंपरा भी ये कहा जाता है इसको। लेकिन हमेशा ऐसा होता आया है कि कई बार जो विपक्षी दल जो होते हैं वो जी। एक सांकेतिक चुनाव भी लड़ते हैं। कई बार ऐसा चुनाव में हुआ है जिसमें एक दो चुनाव को छोड़कर लगभग सभी में परिणाम लोगों को प्रत्याशित रहता था, लेकिन इसके बावजूद विपक्षी दल अपना एक कैंडिडेट करते हैं और उसके माध्यम से वो अपना एक स्टेटमेंट देते हैं। जी। तो मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छा ऑप्शन तो यही था कि ये चुनाव सर्वसम्मति से होता और सारे देश को एक संदेश जाता कि एक ट्राइबल और एक लेडी को जी। पूरे देश ने सपोर्ट किया और उनको सभी ने सर्वसम्मति से और सभी लोगों ने खुशी से उनको एक प्रेसिडेंट के लिए चुना, तो जी। ये बहुत अच्छा होता है। लेकिन इसके बावजूद अगर ये चुनाव हो रहा है और एक दूसरे पक्ष की ओर से अगर चुनाव रखा गया है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक तरीके से जो राजनीति में हमारे देश की जो प्रजातंत्र है उसकी एक प्रतिध्वनि है। जी। तो प्रजातंत्र की प्रतिध्वनि से कोई ज़्यादा परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं है। जी। और मैं समझता हूँ कि जो परिणाम सब लोग सोच रहे हैं, सभी लोग के इसमें है जी। मन में, वो परिणाम आएगा और चुनाव एक अच्छे माहौल में, स्वस्थ वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न होगा। जी बिल्कुल, चुनाव हमारे लोकतंत्र का एक तरह से उत्सव भी हैं और चुनाव जो होते हैं वो हमारे लोकतंत्र को और मजबूत भी बनाते हैं। कोई भी चुनाव लड़ सकता है, उसका अधिकार है चुनाव लड़ना, कोई भी दल अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकता है। लेकिन राजेंद्र अग्रवाल जी, एक बार बार ये सवाल आता है, सर्वसम्मति के साथ अगर चुनाव हो जाता, देश के राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता तो और अच्छा रहता। क्या आपकी सरकार ने या आपकी पार्टी ने इसका प्रयास नहीं किया? नहीं, कोशिश तो की थी। जी। आपको ध्यान होगा कि हमारे माननीय राजनाथ सिंह जी ने इसके लिए कोशिश की और भी कुछ लोगों ने कोशिश की, लेकिन शायद जिस प्रकार का राजनीतिक परिदृश्य देश का है उसमें संभव नहीं हुआ। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं है। अपोजिशन का अपना एक स्टेचर होता है, उसका अपना महत्व होता है, उसकी अपनी एक पहचान होती है। और जैसा देश दीपक जी कह रहे थे, बात बिल्कुल ठीक है कि बहुत बार ये जानते हुए भी कि परिणाम जो है ये आएगा, उसके बाद भी अपोजिशन अपना कैंडिडेट खड़ा करता है, एक अपनी बात रखने के लिए या अपने सारे लोगों को इकट्ठा करके थोड़ा सा एक अपने मत को रजिस्टर करने के लिए। तो लेकिन कोशिश तो इस बार भी हुई थी, पर जैसा मैंने कहा कि शायद जो राजनीतिक परिदृश्य पूरे देश का है उसमें संभव नहीं हुआ। और आप देखें 1952 से भी आप देखें तो जहाँ तक मुझे ध्यान आता है, राजेंद्र बाबू जी हमारे पहले राष्ट्रपति थे, दूसरे भी राष्ट्रपति थे वो, और उसके बाद संजीव रेड्डी जी जो 1977 का जो एक बड़ा एक विशेष परिस्थितियों का चुनाव था, 2 राष्ट्रपति निर्विरोध हुए हैं। अन्यथा कहीं ना कहीं चाहे वो कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रपति का चयन किया गया और वो जीते हों, तो प्रत्येक चुनाव के अंदर अपोजिशन ने प्रतीकात्मक रूप में ही हो या जैसे भी हो अपना प्रत्याशी खड़ा किया है। लेकिन ये बात ठीक है कि इसका एक स्थिति बन सकती है, बननी चाहिए भविष्य में कभी, चाहे बैठ करके विचार हो क्या इसमें मैकेनिज्म हो सकता है कि जैसे स्पीकर का एक स्थान होता है लोकसभा के अंदर, और राष्ट्रपति जी का तो वो हमारे एक संवैधानिक प्रमुख होते हैं देश के, तो उसमें यदि सर्वसम्मति से ये फैसले हो सकें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन चलिए, लोकतंत्र के अंदर चुनाव उसका अनिवार्य हिस्सा है, तो होने दिया जाए चुनाव। जी। केटी तुलसी साहब, सर्वसम्मति की बात आपने की, संकेतों की बात भी है कि चुनाव लड़ना है तो सिर्फ इसलिए लड़ना है। सर्वसम्मति कैसे होती कि विपक्ष में कई नाम उभर के सामने आए, शरद पवार साहब का नाम उभर के सामने आया, फारूक अब्दुल्ला जी का नाम उभर के सामने आया, लेकिन अंत में यशवंत सिन्हा जी तैयार हुए, चुनाव लड़ भी रहे हैं, लेकिन उसके नाम पर भी विपक्षी एकता नहीं हो पाई। इसे आप कैसे देखते हैं? अगर एफर्ट किया जाता, मैं ये समझता हूँ कि संविधान के होते हुए भी कुछ ना कुछ हमें कन्वेंशंस बनानी चाहिए जी, और कन्वेंशंस के मुताबिक इकट्ठे मिलकर चलना चाहिए देश चलाने के लिए। ये सिर्फ रूलिंग पार्टी का काम नहीं है, बहुत सी जिम्मेवारी ऑपोजिशन पे भी है जी। मगर अगर आप
ओनली फॉर द सेक ऑफ कंसल्टेशन हो तो वो अलग बात है। उसके चुनाव में बैठते विपक्ष और सरकार तो मिलके किसी का चयन होता तो ज़्यादा अच्छा था। जी लेकिन कई बार ये सवाल उठा है कि सरकार की तरफ से एक पहल हुई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कोशिश भी की, अलग अलग दलों से बात भी की, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष की ओर से कोई रिस्पांस नहीं मिला, इसकी वजह से सहमति नहीं हो पाई। नहीं, ये तो प्रधानमंत्री जी के कंधों पर ही बात बनती है। जी राजनाथ सिंह जी बहुत सीनियर मंत्री हैं, नंबर 2 पे हैं, मगर राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री स्वयं बात करते तो अच्छा था। जी, आप राजेंद्र जी से कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, कोशिश तो गंभीर ही थी जी, लेकिन मुझको कई बार ऐसा लगता है कि जैसा मैंने कहा कि जो परिदृश्य देश का राजनीतिक दृष्टि से है उसमें शायद ये संभव नहीं हुआ। एक आप देखेंगे कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो मोदी विरोध के नाम पर अपनी एकता को कोशिश करता है इकट्ठा करने की, और उसी कारण से उसमें डिसइंटीग्रेशन सा भी हो रहा है। अब जैसे पवार साहब के लिए कोशिश की, पवार साहब बहुत ही सीजन राजनीतिज्ञ हैं, वरिष्ठतम राजनीतिज्ञ, उन्होंने मना कर दिया, फारूक साहब ने मना कर दिया। तो अपोजिशन को केवल मोदी विरोध के नाम पर इकट्ठा करने की कोशिश होती है, शायद उसमें से संभव नहीं था। देखिए, मैंडेट जो है जनता देती है लोकसभा के माध्यम से, और वहाँ से एक प्रधानमंत्री का चयन होता है, सरकार बनती है। तो अपोजिशन को, विपक्ष को इतना तो एकोमोडेट करना पड़ेगा या करना चाहिए कि जो सत्ता जिनकी है, यानी जिनको जनता ने सत्ता दी है, उनके द्वारा वो विचार विमर्श करें, उनके विचार विमर्श को वो सम्मान दें। अब विचार विमर्श में ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो किसी इस प्रकार के व्यक्ति को का सुझाव दें जो सरकार के लिए समस्या पैदा करने वाला हो। जी, अब मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन ये विषय आया है तो पत्र एक जारी हुआ है, हमारे जो अपोजिशन के कैंडिडेट हैं, उस पत्र में ऐसा लगता है जैसे इफ ही इज कंटेस्टिंग मिनिस्टर इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो अब एक संवैधानिक प्रमुख हमारे राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन उनकी मर्यादाएं हैं, कुछ उन मर्यादाओं से हट करके उन्होंने उसमें अपील की है। तो आप, मुझको ऐसा लगता है कि यदि अपोजिशन ऐसा किसी व्यक्तित्व के ऊपर सहमति बनाना चाहेगा, सहमति नहीं बन सकती। जी, तो ये जो एकोमोडेटिव जो एटीट्यूड है, ये अपोजिशन की तरफ से भी ऐसे मामले में खास तौर से अपेक्षित है, और सत्ता दल को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए, पर मुझे लगता है वो संभव नहीं हुआ। जी, तो और ये पहले भी संभव कम ही हो पाया है। तो चलिए, वो तो इतिहासकार बता ही रहा है कि जी, जब भी देश में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है तो आमतौर पे चुनाव ही हुआ है। सर्वसम्मति की बात हुई है, लेकिन सर्वसम्मति बन नहीं पाती है, अंततः चुनाव ही होता है। लेकिन चुनाव होता कैसे है, इसका जो वैधानिक तरीका है वो खासा महत्वपूर्ण है। देश दीपक वर्मा जी, इसमें जनता तो सीधे तौर पे भाग लेती नहीं है, लेकिन जनता के जो प्रतिनिधि चुने हुए होते हैं, सांसद सदस्य और विधायक, वो वोटिंग करते हैं। आप इस वोटिंग का जो पैटर्न है, जो इसके तरीका है, जो इसकी नियम है, वो थोड़े हमको आप बताएंगे, किस तरह से इसमें मतदान होता है, क्या इसके लिए तैयारियां की जाती हैं? देखिए, मैं आपके प्रश्न का विस्तार से जवाब देने के पूर्व एक बात ये कहना चाहूँगा कि राष्ट्रपति के चुनाव के विषय में जो कंट्री का फेडरल कैरेक्टर है, जी, उस संघीय जो ढांचा है, उसको इतनी खूबसूरती से इसमें रिफ्लेक्ट किया गया है कि राज्यों के वोटों का जो टोटल एग्रीगेट है, जो करीबन 5,40,000 के लगभग है, जी, 5,43,000, और जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनके वोटों का जो एग्रीगेट है वो भी 5,43,000 के है। अलबत्ता राज्यों का 5,43,231 है, और पार्लियामेंटेरियंस का टोटल वोट 5,43,200 है, यानी 31 वोट राज्यों के कहा जाए तो ज़्यादा ही है। तो राज्यों को महत्व दिया गया। तो ये जो फेडरल कैरेक्टर है, ये जो हमारा सिस्टम बनाया गया, जो हमारे संविधान निर्माताओं की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने जो इलेक्टोरल सिस्टम बनाया, इलेक्टोरल प्रोसेस बनाया, उसमें उन्होंने इसके फेडरल कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट किया है। और जैसा कि आप में से कई लोगों को मालूम है कि राज्यों में जो पॉपुलेशन है, उनकी जो जनसंख्या है,
उसका वो प्रतिनिधित्व वो करते हैं। और इसीलिए जैसे पॉपुलस स्टेट उत्तर प्रदेश है, तो वहाँ के पॉपुलेशन को, वहाँ के नंबर ऑफ असेंबली जो लेजिस्लेटर्स हैं, जी उनको डिवाइड करके और 1000 में उसको कैलकुलेट करके उनकी संख्या 208 निकाली गई। और सिक्किम जो छोटा स्टेट है उसकी 7 निकाली गई है। और इस बीच में बाकी सभी स्टेट्स के जो वोट्स हैं उनका वैल्यू परसेंटेज है। जी लेकिन जब आप पूरे राज्यों का वोट परसेंटेज, टोटल वोट काउंट करते हैं और जो एमपीज का वोट काउंट करते हैं, उनको जब आप टोटल करते हैं तो वो दोनों बराबर बराबर है। तो ये एक तरीके से अपने आप रेखांकित कर रहा है कि किस तरह से संघीय ढांचा जी हमारे पार्लियामेंट में और प्रेसिडेंट के केस में इसको हमारे चुनाव की प्रक्रिया में ही इसको सम्मिलित किया गया जी। है। और ये कोशिश की गई है कि जो राष्ट्रपति बनेगा वो राज्यों के हितों का और केंद्र के हितों का, दोनों का ध्यान रखेगा जी। और दोनों में सामंजस्य स्थापित करते हुए जो एक प्रणाली चल सकती है, उस प्रणाली के हिसाब से ये चुनाव किया जाता है। और इसकी व्याख्या हमारे संविधान के पार्ट 5 के चैप्टर 1 में दिया गया है, जी जिसमें ये विस्तार से बताया गया है कि किस तरह से वोटों की वोट कितने असाइन किए जाएंगे और उसके बाद किस तरह से वोटिंग होगी। और वोटिंग करने के बाद वो होंगे। एक और खूबसूरत सी चीज है जो कि राज्यसभा के बारे में है कि जी। जो राज्यसभा में और लोकसभा के सदस्यों को बराबर बराबर वोट है उनके दोनों के। जी लेकिन राज्यसभा में जो नामांकित सदस्य हैं वो इसमें वोट नहीं कर सकते हैं। उसका कारण ये है कि उनका नामांकन राष्ट्रपति करते हैं। जी तो क्योंकि राष्ट्रपति नामांकन उनका करते हैं, वो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, तो उनके अलावा जितने भी और मेंबर्स हैं लोकसभा के और राज्यसभा के, जी वो ये जो मैंने अभी फार्मूला बताया उस वैल्यू के हिसाब से असाइन करने के बाद वो वोट करते हैं। और इसमें राज्यों के जो स्टेट असेंबलीज हैं, नॉट दी काउंसिल्स, स्टेट असेंबलीज हैं वो, और पार्लियामेंटेरियंस, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य वोट देंगे 18 तारीख को, और जिसके जी। आधार पर 21 तारीख को इसका परिणाम घोषित होगा। जी जाहिर तौर पर संघीय जो हमारा स्ट्रक्चर है उसका भी बहुत ख्याल रखा गया संविधान में, ताकि जो राष्ट्रपति चुना जाए, जैसा देश दीपक वर्मा जी बता रहे हैं कि राज्यों और केंद्र दोनों का एक प्रकार से वो संवैधानिक प्रमुख होता है। इसलिए राज्य और दोनों विधायक जो होते हैं विधानसभा के, उनकी भी भागीदारी है। जो सांसद सदस्य हैं राज्यसभा लोकसभा के, वो लोग इसमें मतदान करते हैं। और इस मतदान के आधार पर अगर मैं बताऊं तो पिछले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जब चुनाव जीते थे तो एनडीए उम्मीदवार को 65% से ज़्यादा वोट मिले थे। इस बार ये तस्वीर और बदलने जा रही है, यानी समर्थन और अधिक बढ़ने जा रहा है, क्योंकि आदिवासी का फैक्टर है, सवाल महिला उम्मीदवार का भी है, लेकिन सवाल राष्ट्रपति की शक्तियों का और कार्य का है। क्योंकि कई सवाल ऐसे खड़े हुए हैं जिसको मैं समझना चाहता हूं, आप भी समझना चाहते हैं। केटीएस तुलसी साहब, राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, जो कार्य है, उसको लेकर भी कई तरह के सवाल उठे हैं। यशवंत सिन्हा जी का मैं जिक्र करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने कई जगह वक्तव्यों में रबड़ स्टैम्प शब्द का इस्तेमाल किया है। हालांकि मैं मानता हूं कि भारत का राष्ट्रपति का बहुत गर्मामय पद है। आप कैसे देखते हैं उनकी शक्तियों को? क्या ऐसे शब्दों का उपयोग उचित है? उचित है। हमें हमारा इम्प्रेशन ये होता है कि वो प्रधानमंत्री से ऊपर का पद है, जी, टाइटुलर हेड है। मगर जो संविधान जिन्होंने बनाया, हमारे बुजुर्ग, वो उन्होंने यही समझा कि टाइटुलर हेड होगा। हमने ब्रिटेन की क्वीन जो हेड है यूके की, उसको हमने मंजूर नहीं किया। और उसके बाद ये कि जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री डायरेक्ट इलेक्शन लड़के आते हैं जी, राष्ट्रपति इनडायरेक्ट इलेक्शन में आते हैं। चाहे पद उनका ऊंचा है, मगर संविधान ये इजाज़त नहीं देता कि 2 चैम्बर्स तो हैं ही हैं, राज्यसभा लोकसभा, जी, 3rd चैम्बर नहीं बन सकता राष्ट्रपति। और बाकायदा
आर्टिकल 74 में ये लिखा गया है कि द प्रेसिडेंट विल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर वो चाहें, बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं, तो एक बार फाइल वापस भेज सकते हैं। जी, उसको रिकंसिडरेशन के बाद अगर सरकार वही प्रपोजल भेजे तो राष्ट्रपति दस्तखत करते हैं। उस थर्ड चेम्बर नहीं बनाने के लिए ये बहुत आवश्यक था जी, कि जो सुप्रीमेसी है पार्लियामेंट की, उसको कायम रखा जाए। अगर थर्ड चेम्बर हो जाए, राज्यसभा है सेकंड चेम्बर, मगर उसमें उपराष्ट्रपति चेयरमैन है। जी, तो इसलिए ये सवाल बहुत सारे देशों में आता है जी, कि राष्ट्रपति, अब पाकिस्तान में क्या क्या हुआ, एक बार नहीं कई बार हुआ, तो यहाँ पे ऐसा ना हो, बैलेंस ऑफ पावर रखा गया है। और उसमें यही है कि राष्ट्रपति अपनी सलाह दे सकते हैं, मगर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ठीक समझती है उसके साथ उनको मान्य करना पड़ता है। एक बार कंसिडरेशन के बाद, अगर रिकंसिडरेशन के बाद फिर भी वही पेश की जाए तो मानना होता है। इसमें और भी आर्टिकल्स अगर आप देखें तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, सारी सरकार जो है वो राष्ट्रपति के नाम पे चलती है। जी, सारे ऑर्डर्स राष्ट्रपति के दस्तखत होते हैं। सरकार भेज देती है जो, वही उनको उसमें से माइंड मेकअप करना होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि संविधान, भारत का संविधान दुनिया में सभी कॉन्स्टिट्यूशन से बेहतर है। जी, इसके साथ का संविधान नहीं है कहीं भी। जी, और इसीलिए जो लोकतंत्र है उसकी जड़ें मजबूत हो गई हैं। जी, अब कोई उनको हिला नहीं सकता। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो संविधान में प्रावधान किए गए हैं उसी के चलते हमारा जो लोकतंत्र है वो दुनिया में बेहतर माना जाता है, मजबूत माना जाता है। लेकिन राजेंद्र अग्रवाल जी, मैं आपसे भी समझना चाहूँगा, क्योंकि इस चुनाव पहले भी हुए राष्ट्रपति को लेकर, लेकिन इस राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा जी ने उम्मीदवार के तौर पर कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, कई ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल किया। अब मैं उन्हें समझना चाहता हूं, मतलब रबड़ स्टैंप वाली बात, क्या भारत के राष्ट्रपति को रबड़ स्टैंप मानना सही है? यह मेरा एक सवाल है। कुछ लोग सवाल उठाते हैं इसको लेकर, क्या सीए बिल वापस ले लेते? इस तरह के सवाल कितने उचित हैं? आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, देखिए, यशवंत सिन्हा जी बड़े सीनियर व्यक्ति हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं। अनेक दायित्वों पर उन्होंने काम किया है, वित्त मंत्री रहे हैं, विदेश मंत्री रहे हैं, और पार्लियामेंट का उनका बड़ा लंबा अनुभव है, प्रशासनिक अधिकारी भी वो रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि रबर स्टैंप वाला शब्द तो किसी को भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए, एक संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं और एक मर्यादा है। कैबिनेट के निर्णयों के आधार पर ही चलने की व्यवस्था देश के अंदर हुई है। लेकिन रबर स्टैंप कहना, ये इस सर्वोच्च पद का एक प्रकार से उसकी अवमानना है। इस प्रकार के शब्दों से यशवंत सिन्हा जी को बचना चाहिए था। और जहां तक सीए की बात है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, प्रेसिडेंट वो रहते या वो होंगे तो वो उसको सीए को वापस ले सकते हैं। ये सामर्थ्य जो है संविधान ने राष्ट्रपति को नहीं दी है। तो इस प्रकार की बात बोलने का कोई अर्थ नहीं था, और ऐसी बात उनको बोलनी भी नहीं चाहिए। पार्लियामेंट ही सुप्रीम है, वो अधिक से अधिक को सलाह दे सकते हैं। सलाह को मंत्रिमंडल स्वीकार करे, किसी चीज़ पर पुनर्विचार करे, या जो कुछ भी वो निर्णय करें। लेकिन इस प्रकार की जो बातें, मैं समझता हूँ कि ये एक प्रकार से विपक्ष की हताशा, मैं कैंडिडेट की हताशा नहीं कह रहा हूँ, मैं विपक्ष की हताशा इन सारे वक्तव्यों में प्रकट होती है। लेकिन इस प्रकार के सर्वोच्च चुनाव में ऐसे शब्दों का प्रयोग ये नहीं होना चाहिए। जी, देश दीपक वर्मा जी, आखिरी संक्षेप में कमेंट आपसे चाहूंगा, क्योंकि हम राष्ट्रपति की शक्तियों की बात कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ये शक्तियों का पहलू कई बार उठता है, अलग अलग रूप में उठता है, अलग अलग वाक्यों में उभर के सामने आता है। आपका इस पे क्या कहना है?
देखिए, प्रेसिडेंट को यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड तो बनाया ही गया है, जी साथ ही साथ वो पार्लियामेंट का भी हेड है और वो सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस है। और शायद ये व्यवस्था इसलिए की गई है कि जो तीनों विंग्स हैं, जो महत्वपूर्ण विंग्स हैं, उन सारे विंग्स के बीच में एक सामंजस्य का कार्य वो इस पद पर आसीन व्यक्ति के द्वारा किया जाए। जी और इस पद पर आसीन व्यक्ति को इसलिए, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट करने वाला है, वो एक सक्रिय राजनीति में रहने वाला व्यक्ति नहीं है, तो इसलिए वो ऐसा व्यक्ति होना ही चाहिए जो संजीता, गंभीर, चीज़ों को समझने वाला और इन सारे लोग, सारी जो एजेंसीज हैं, इनके जी। बीच में एक अच्छा समन्वय स्थापित करने के साथ साथ पूरे देश को का एक संरक्षक बन करके कार्य करे। तो संरक्षक का जो भी कृतित्व और व्यवहार होना चाहिए, मैं जी। समझता हूँ कि वो प्रेसिडेंट में होना चाहिए और वो होता आया है। जी उस पर कोई टिप्पणी करना ठीक है या नहीं ठीक है, जी ये इस टाइप की राजनीतिक टिप्पणी करने से मैं स्वयं बचना चाहूँगा। जी लेकिन जी। ये ज़रूर कहूँगा कि जो प्रेसिडेंट का रोल है, जैसे आप संरक्षक के बारे में जी। जब बात करते हैं अपने परिवार के, तो जिस भाषा का, जिस मर्यादा का आप पालन करते हैं, जी उसी भाषा और उसी मर्यादा का पालन एक राष्ट्रपति के लिए हमें हमेशा करते रहना चाहिए, जी जब तक कि कोई बहुत ही बड़े गंभीर कारण आपके पास ना हो। जी जी। तो मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट का ये जो रोल संविधान में प्रारूपित किया गया है, जी उसकी मर्यादा को रखना, उसका सम्मान करना, और वो सम्मान दोनों तरफ से होगा, उनकी तरफ से भी होगा और जी। हम सबकी तरफ से होगा, तभी देश की प्रतिष्ठा आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल, इसीलिए शब्दों की भी अपनी एक मर्यादा होती है। खास तौर से जब राष्ट्रपति का चुनाव हो, राष्ट्रपति पद की हम बात कर रहे हो, तो उसके लिए एक भाषा, शब्दों का भी अपना एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। भले ही चाहे चुनाव हो, क्योंकि चुनाव होता है तो सवाल भी उठते हैं, समीकरण भी बनते हैं, बिगड़ते भी हैं। बहरहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।